जी हिंद हमारे प्यारे छोटे भाई और बहनों, आप सभी भाभी अध्यापकों का डीएलएड के नंबर 1 यूट्यूब चैनल एजुकेशन 24 में आप सभी का स्वागत है। सभी अपने प्यारे छोटे भाई बहनों को इस वीडियो में यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर परीक्षा 2025 का ये आप सभी का सेकंड पेपर यानी कि शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन का पेपर यहाँ पे समाप्त हो चुका है और इस पेपर को जो है बहुत तेजी से जो है आप लोग को पूरा यहाँ पे सॉल्व कराने वाला हूँ। आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं, आपके 40 के 40 यहाँ पे जो है सारे प्रश्न मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं और यहाँ पे 40 के 40 प्रश्न यहाँ पे एक एक करके आप लोग को सबसे पहले वो विकल्पी, उसके बाद से अति लघुत्तरी, फिर जो है लघुत्तरी, उसके बाद से एक एक करके आप यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा, जिससे कि आप सभी को जो है आप सभी यहाँ पे अपना मिलान कर पाओगे कि आप सभी के कौन कौन से क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो रहा है, जिससे आप लोग को एक अप्रोक्स आइडिया लग जाएगा कि आप सभी के यहाँ पे 50 में जो है यहाँ पे आप सभी के रिजल्ट में कितने नंबर यहाँ पे आएंगे। तो आप सभी का समय ना बर्बाद करते हुए बहुत तेजी से हम लोग सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न से शुरू करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकालय में छात्रों का क्या होता है, इसके बारे में पूछा है पुस्तकालय में छात्रों से। तो यहां पे सबसे पहले देखिए, संवेगात्मक विकास होता है शारीरिक विकास होता है मानसिक विकास होता है सर्वांगीण विकास होता है। तो यहां पे जो है आप सभी का सबसे पहले इसमें जो है ऑप्शन नंबर आपका जो है यहां पे फोर्थ हो जाएगा, सर्वांगीण विकास। ठीक, उसके बाद से आते हैं यहां पे मातृ शिक्षक संघ का अध्यक्ष होता है। मातृ शिक्षक संघ जो है यह जो है महिला छोटे बच्चों को जो है लड़कियों को जो है पढ़ाने के लिए शिक्षा शुरू की गई थी। तो इसमें जो है देखिए एक चीज, इसमें एक कॉमन चीज दिया है, जानते क्या, यहाँ पे प्रधानाध्यापक और माताओं में से कोई एक यहाँ पे लिख दिया है। तो ये बहुत गलत चीज लिखा, ऑप्शन दोनों सेम सेम कर दिया। तो यहाँ पे देखिए या तो आप सभी का जो है अगर आपने माताओं में से कोई एक मारा है तो भी आप सभी का यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर आप प्रधानाध्यापक में से कोई एक मारे तो भी आपका सही है और उपरोक्त में से आप मारे कोई एक तो आपका इन तीनों में से कोई आपने एक मारा है तो आपका सही हो जाएगा, क्योंकि प्रधानाध्यापक भी हो सकता है और माताओं में से कोई एक हो सकता है। मगर इसमें अगर आप लोग को देखा जाए तो पीएनपी की तरफ से जो है ज्यादातर चांस है इस पे आप सभी का प्रधानाध्यापक पे जो है उसको आंसर राइट मानने की, मगर आप सभी का यहाँ पे तीनों आप सभी का राइट आंसर हो सकता है। उसके बाद से आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ कह रहा है उत्तर प्रदेश एससीईआरटी की स्थापना कब हुई थी। यहाँ ध्यान से देखिएगा, एससीईआरटी आप सभी जानते हैं शिक्षा निर्देशक के बारे में जो लखनऊ में है। आप लोग बार बार मैं वीडियो बनाता हूं तो आप लोगों को बताता हूं, एससीईआरटी कार्यालय लखनऊ निशातगंज में है। इसकी स्थापना पूछा जा रहा है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना जो है सन 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर वही सेंटर की बात करता है, केंद्र की बात करता है, केंद्र एससीईआरटी की स्थापना कब हुई थी, तो केंद्र एससीईआरटी की स्थापना जो है 1988 में की गई थी। ठीक है, उसके बाद अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक आपदाओं में से संबंधित है। यहाँ पे प्राकृतिक आपदाओं के बारे में पूछ रहा है। बाढ़, भूकंप, आप सभी जानते हैं बाढ़ और भूकंप जो है प्राकृतिक आपदा है। वनारिक्षण और सूखा, ये तो सूखा जानते ही हैं कि जो है ये भी प्राकृतिक आपदा है। महामारी और तूफान, ये भी आपकी प्राकृतिक आपदा है, यानी कि चौथा ऑप्शन जो है यहाँ पे, फोर्थ ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट आप सभी का सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। उसके बाद से आते हैं मीना मंच प्रोग्राम की भूमिका क्या है। मीना मंच प्रोग्राम की भूमिका आप सभी जानते हैं, मीना मंच जो है आप सभी की बालिकाओं की शिक्षा के लिए किया जाता है। इसमें नाटक सारे बहुत सारी चीजें होती हैं। या अगर ऑप्शन यहाँ पे एक बालिका दिया हुआ है तो ये आप सभी का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से आते हैं अपने छठे क्वेश्चन पे। छठा क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान स्थित है। राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान कहां स्थित है। तो अगर आप लोगों ने हमारा वीडियो देखा होगा, जब मैं पीएनपी कार्यालय जाता हूं और वहां से लाइव आकर के वीडियो बनाता हूं, तो आप लोगों ने देखा होगा। आप लोग बहुत सारे कहते हो सर आप गेट पर क्यों वीडियो बनाते हो, इन्फॉर्मेशन गेट से। मैं सबसे पहले पीएनपी कार्यालय जाता हूं और वहां से लाइव आकर के आप लोग को सारी सूचनाएं पीएनपी कार्यालय से जो भी आप सभी के यूपी डीएलएड संबंधित होती हैं तो आप लोग को लाइव आकर के देता था। और वहां पे देखते होंगे कि एक गेट है, गेट मैं सामने दिखाता था और गेट पे बोर्ड पे जो है आप सभी को लिखा रहता था राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान। तो आप सभी अब जान गए होंगे कि राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान कहां है। तो यह अपने प्रयागराज में है, जहां पे मैं हमेशा जाता रहता हूं, जो पीएनपी है। ठीक है, परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय उसी के अंदर है। तो आप सभी का प्रयागराज में हो जाएगा। उसके बाद से आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहां पे कह रहा है कि यहां पे देखिए सूचना का अधिकार अधिनियम कब बना था। तो इसके बारे में आप चाहें तो कमेंट करके भी बता सकते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम जो है 2005 में ये बना था। उसके बाद से आते हैं अपने 8वें क्वेश्चन पे। 8वां क्वेश्चन कर रहा है कि टीईटी का पूरा नाम बताइए। टीईटी यानी कि टी8 का पूरा नाम पूछ रहा है। तो इसको बताने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, अपने सभी प्यारे भाइयों बहनों को, यूपी डीएलएड संबंधित या पीएनपी कार्यालय संबंधित या आप सभी को आप सभी के एग्जाम से संबंधित या आप सभी के रिजल्ट संबंधित आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हमसे ज्वाइन होकर के आप वहां पे डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हैं। आप सभी के हर एक समस्याओं का समाधान हमेशा करने का मेरे द्वारा प्रयास किया जाता है। तो अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां से जाकर के ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आप लोगों को किसी प्रकार की कोई सूचना आती है पीएनपी कार्यालय से तो मैं सबसे पहले अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ही आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। यहां पे देख सकते हैं टीटी का पूरा नाम पूछा था। आप सभी जानते हैं टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, इंग्लिश में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है और हिंदी में होता है आप सभी का शिक्षक पात्रता परीक्षा। ये सबसे आसान क्वेश्चन आप सभी के लिए पूछा गया था, आप लोग आसानी से इसको कर लिए होंगे। उसके बाद से आते हैं यहां पे लिखा है वित्तीय प्रबंधन के साधन बताइए। वित्तीय प्रबंधन के साधन के बारे में पूछा है। विद्यालय अनुदान, विद्यालय को अनुदान मिल जाएगा तो वित्तीय प्रबंधन, टीएलएम ग्रांट। ठीक है, टीएलएम ग्रांट, अगर टीएलएम बनाने के लिए अगर ग्रांट मिल गया मतलब पैसा मिल गया तो भी हो गया। समुदाय से प्राप्त धन तो भी हो गया, यानी कि आप सभी का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये सभी आप सभी का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। 10वां क्वेश्चन कर रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कर रहा है एनआईओएस की स्थापना कब हुई थी। एनआईओएस की स्थापना जो है आप सभी का जून में किया गया था और जून में किस सन में हुआ था, यह जो है 1989 में एनआईओएस की स्थापना की गई थी। उसके बाद से आते हैं अपने 11वें क्वेश्चन पे। 11वां क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है समाधान समस्या का प्रमुख अंग क्या होता है। तो यह समाधान समस्या का प्रमुख अंग जो है आपका निर्णय प्रक्रिया होती है। उसके बाद से आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, 12 नंबर क्वेश्चन पे। तो 12 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि यूपी टीईटी
का प्रमाण पत्र की वैधता कितने साल की होती है? आप सभी जानते हैं जब सबसे पहले 2011 में यूपी टीईटी शुरू किया गया था तो उस समय वैधता जो है 5 साल की होती थी, मगर इस समय वैधता जो है पूर्णकालिक यानी कि आजीवन कर दी गई है। तो यहाँ पे आजीवन आप सभी का ऑप्शन में नहीं है, मगर यहाँ पे पूर्णकालिक है, तो आप सभी के यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पूर्णकालिक। और मैं आप सभी को बता दूं यूपी डीएलएड संबंधित या पीएनपी कार्यालय संबंधित कोई भी अपडेट आती है तो सबसे पहले और सबसे सटीक हमारे द्वारा आप लोग को दी जाती है। तो अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोग को हर एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे सबसे पहले मिलती रहे। और मैं आप लोग को बता दूं आप सभी का हर एक पेपर का मैं यहाँ पे सॉल्यूशन करा रहा हूं, तो सारा सॉल्यूशन आप सभी का हर एक पेपर का करा रहा हूं, तो आप लोग सारे पेपर का सॉल्यूशन देखिए और आप सभी का कितना स्कोर बन रहा है आप लोग कमेंट में जरूर बताया कीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार में संविधान संशोधन कब किस वर्ष में किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2002, आप सभी का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से आते हैं जिला शिक्षा 14 नंबर क्वेश्चन पे, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान में विभागों की संख्या कितनी होती है? जो लोग डाइट से होंगे उनको अच्छी तरीके से पता होगा कि इसमें कितने विभाग होते हैं। तो इसमें जो है आप सभी के 7 विभाग होते हैं, कहेंगे तो आप सभी को सभी विभागों का नाम भी मैं बता सकता हूं। उसके बाद से आते हैं उसके बाद से 15 नंबर क्वेश्चन पे 15 नंबर क्वेश्चन करा प्रधानाध्यापक में निम्नलिखित में से क्या गुण आवश्यक होने चाहिए? और जो प्रधानाध्यापक होता है उसके अंदर निम्न में से क्या गुण होने चाहिए? तो आप एक बताइए। सुगमकर्ता प्रधानाध्यापक, अब बताइए अगर प्रधानाध्यापक सुगमकर्ता नहीं होगा तो कैसे स्कूल को मैनेज कर पाते? ये तो ऑप्शन सही है। उसके बाद से प्रेरणादायक भी होना चाहिए, ये भी सही है। उसके बाद नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए, उसके अंदर नेतृत्व की क्षमता भी होनी चाहिए। ये आप सभी का तीनों ऑप्शन सही है, यानी कि आप सभी का ऑप्शन नंबर 4 जो है आप सभी का राइट हो जाएगा। ये सभी तो आप लोगों ने 15 में से आप नीचे कमेंट करके बताइएगा आप सभी कितने सही हो रहा है। अब आते हैं अपने अति लघुत्री पे। अति लघुत्री बताने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा आप सभी के 15 ऑब्जेक्टिव में से जो है कितने यहाँ पे सही हो रहे हैं। बाकी आप सभी जानते हैं यूपी डीएलएड और पीएनपी कार्यालय संबंध आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है या आप सभी की परीक्षा से संबंधित तो आप हमसे डायरेक्ट जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ज्वाइन होकर आप हमसे पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिखा है, वहां से जाकर फटाक से आप ज्वाइन हो जाइए। बाकी मैं आप सभी का हर एक पेपर का यहाँ पे सॉल्यूशन करा ही रहा हूं, तो आप लोग सॉल्यूशन देखना न भूलिएगा। यहाँ पे अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन करा है यहाँ पे संस्थागत नियोजन का शाब्दिक अर्थ बताइए। यहाँ पे संस्थागत नियोजन का शाब्दिक अर्थ आप आसानी से इसको बता सकते थे कि संस्थागत इसका क्या होता है? विद्यालय, इसके बारे में आप आसानी से जो लिख सकते थे कि विद्यालय संस्था के संसाधनों का कुशलतापूर्वक जो है प्रबंधन करना ही संस्थागत नियोजन होता है। आप उसके बाद आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर, विद्यालय में बजट के प्रकार बताइए। विद्यालय में बजट के कितने प्रकार होते हैं? आप लिख सकते थे कि जो है कार्यक्रम आधारित बजट हो सकता है, आप सभी का आय व्यय पर आधारित बजट हो सकता है। इसके बारे में आसानी से आप ऐसे इसको लिख सकते थे। फिर 18 नंबर क्वेश्चन का है खेलकूद से बच्चों को किन पक्षों का विकास होता है? ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये सीटेट में भी बहुत ज्यादा बार पूछा गया है और बहुत सारे टेट के एग्जामों में भी पूछा जाता है कि खेलकूद से बच्चों के किन पक्षों का विकास होता है। तो आप सभी जानते हैं शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है और आप सभी का जो है संवेगात्मक विकास होता है और सामाजिक विकास भी होता है। तो इसको आप ऐसे आसानी से लिख सकते थे। वित्तीय, यहाँ पे विद्यालय वित्तीय प्रबंधन के 2 उद्देश्य लिखना था, आप सभी आराम से लिख सकते थे कि पारदर्शिता में जवाबदेही सुनिश्चित करना, ये भी विद्यालय वित्तीय प्रबंधन का जो है एक उद्देश्य हो सकता है। संसाधनों का उचित उपयोग करना, ये भी आप सभी का वित्तीय संसाधन का जो है प्रबंधन का एक आप सभी का उद्देश्य हो सकता था। उसके बाद से लॉग बुक क्या है? लॉग बुक आप सभी जानते हैं लॉग बुक क्या होता है? एक रिकॉर्ड होता है जिसमें जो है विद्यालय के बारे में डेली का जो है दैनिक गतिविधियों के बारे में उसमें जो है मेंटेन किया जाता है, उसमें जो है लिखा जाता है उस पुस्तक के बारे में, उसी को लॉग बुक कहते हैं। एक रिकॉर्ड होता है, आप इसको आसानी से ऐसे लिख सकते थे। टीएलएम का पूरा नाम लिखिए। टीएलएम का आप आसानी से इसको लिख सकते थे टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ये आप सभी का टीएलएम का पूरा नाम होता है। जब आप लोगों ने टीचिंग किया होगा तो आप लोगों को टीएलएम दिया गया होगा बनाने के। टीएलएम एक 4 प्रकार का होता है, उसमें आप लोग को बनाना पड़ता है। टीएलएम से आप घड़ी बनाते हैं, कुछ ना कुछ बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं। आप जब प्राइमरी के विद्यालय में जब आप टीचर बन जाओगे तो आप सभी को बहुत ज्यादा टीएलएम बनाना पड़ेगा, क्योंकि टीएलएम बच्चों को पढ़ाने में बहुत आसानी होती है, उनको अच्छे से समझ में आता है। आप जहां जिस भी प्राइमरी विद्यालय में जो है आप लोगों ने टीचिंग किया होगा तो वहां पे बहुत सारे टीएलएम बने हुए देखे होंगे और बहुत सारे टीचर बनाते भी हैं टीएलएम। उसके बाद आता है अपने 22 नंबर क्वेश्चन पे समय सारणी के 2 प्रमुख लाभ बताइए। अब बताइए, अब इससे अब आसान सवाल क्या हो सकता है समय सारणी का? अगर आप समय सारणी बना लेते हैं तो नियत समय से आप पढ़ने बैठ जाएंगे, अगर जो भी काम करना आप उसको आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद से जो है आप अनुशासन बना करके रखेंगे, आपकी पढ़ाई उचित समय से होगी। इसके बारे में आप ऐसे आसानी से लिख सकते थे। यहाँ पे पर्यवेक्षण का उद्देश्य क्या होता है? पर्यवेक्षण का उद्देश्य क्या होता है इसके बारे में भी लिख सकते थे कि शिक्षण की गुणवत्ता सुधारने और शिक्षकों को मार्गदर्शन देना, इसके बारे में ऐसे आप आसानी से लिख सकते थे। उसके बाद से आते हैं आपने 24 नंबर क्वेश्चन पे राज्य परियोजना कार्यालय कहाँ स्थित है? इसको बताने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आप सभी के एग्जाम से संबंधित या आप सभी के रिजल्ट से संबंधित आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पे जाकर के आप हमसे पूछ सकते हैं, आपके हर एक समस्याओं का समाधान मैं यहाँ पे करने का हमेशा प्रयास करता हूं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिखा है, वहां से जाकर के आप ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी आप सभी का हर एक पेपर का मैं यहाँ पे सॉल्यूशन करा रहा हूं, तो आप सभी सॉल्यूशन देखिए और लास्ट में जो है कमेंट जरूर कीजिए कि आप सभी का कितना सही हो रहा है। और जो है कमेंट करने के बाद से इस वीडियो को अपने हर एक भाई बहन के साथ और अपने कॉलेज ग्रुप में जरूर से जरूर सभी के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि सभी प्रश्नों का सही उत्तर मिल सके। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे जब मैंने यहाँ पे राज्य परियोजना कार्यालय कहाँ स्थित है, इसके बारे में आप सभी को बता दूं। राज्य परियोजना कार्यालय जो है आप सभी जानते हैं, मैंने बताया था कहाँ होगा, ये आप सभी का लखनऊ हो जाएगा। लखनऊ क्यों होगा इसके बारे में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ये राज्य परियोजना कार्यालय क्या होता है, अब क्यों लखनऊ होगा। उसके बाद आता है 25 नंबर पे संस्थागत नियोजन की एक परिभाषा लिखिए। संस्थागत नियोजन के बारे में आप लिख सकते थे संसाधनों का नियोजन कर विद्यालय के लक्ष्यों को प्राप्त करना, यह संस्थागत नियोजन कहलाता है। विद्यालय प्रबंधन के 2 सोपान लिखिए। 26 नंबर क्वेश्चन में कर रहा है तो 2 सोपान आप आसानी से लिखते थे। संगठन हो जाता है और आप सभी का नियोजन हो जाता है, ये 2 सोपान हो गए। ये तो एकदम आसान क्वेश्चन था। मीना मंच से आप क्या समझते हैं? देखिए मीना मंच से 2 क्वेश्चन, एक ऑब्जेक्टिव में भी था, एक यहाँ भी था। अगर आप जानते होंगे तो आप सभी के यहाँ पे 2 नंबर आपके सही हो सकते थे। मीना मंच क्या है आप सभी जानते हैं? मीना मंच है बालिकाओं को जो है शिक्षा सामुदायिक जागरूकता के लिए इसको दिया जाता है। मतलब ये समझिए कि बालिकाओं के लिए जो है मीना मंच है, बस इतना। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एनपीआरसी का पूरा नाम लिखिए। तो इसके बारे में आप लिख सकते थे एनपीआरसी का नेशनल
नेशनल, उसके बाद से और भी आगे चीजें होती हैं, उसके बारे में आप लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। आप नीचे कमेंट करके बताइएगा कि इसका फुल नेम क्या होता है, उसके बाद से मैं पिन कर दूंगा कमेंट में कि इसका फुल नेम क्या होता है, मगर आप सभी भी कमेंट करके बताइएगा, इसीलिए इसको नहीं बता रहा हूं। उसके बाद आता है 29 नंबर पे, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश के 2 कार्य बताइए। यानी कि मनोविज्ञान शाला के 2 कार्य बताना है, तो छात्रों को परामर्श देना और मनोवैज्ञानिक परीक्षण करना, जिससे कि छात्रों को अच्छी तरीके से पढ़ाया जाता है, क्या पढ़ाया जाए जिससे छात्रों को सही तरीके से उनको समझ में आ सके। उसके बाद आते हैं अपने 30 नंबर क्वेश्चन पे। 30 नंबर क्वेश्चन करा है, जिला परियोजना कार्यालय के मुखिया के कार्य क्या होते हैं। अब इसके बारे में आप लिख सकते हैं, यानी कि जिला परियोजना कार्यालय के मुखिया कौन होते हैं और इनके कार्य क्या होते हैं। तो आप सभी जानते हैं, शिक्षा परियोजना कार्यालय क्रियान्वयन और निगरानी करना, यही सब होता है कि वहाँ जो शिक्षा भी हो रहा है, चाहे वहाँ पे जो भी कार्य हो रहा है उसकी निगरानी करना, ये मुखिया का काम होता है। तो आप ऐसे इसको जोड़ करके भी लिख सकते थे। अब आते हैं अपने अति लघुत्री पर। अति लघुत्री कह रहा है कि प्रबंधन के अर्थ को परिभाषित कीजिए। इसको तो आप आसानी से लिख सकते थे प्रबंधन के बारे में, मैंने अभी इससे पहले आप लोग को बताया था, ऑब्जेक्टिव में भी इसको बताया है। उसके बाद से आप देख सकते थे विद्यालय भवन के किन कक्षों को होना आवश्यक है। विद्यालय भवन में किन कक्षों का होना आवश्यक है, सबसे पहले इसमें जान लीजिए टीएलएम कक्ष होना सबसे जरूरी है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। उसके लिए ये आप इसको जो है जोड़ ऐड करके क्लासरूम होना जरूरी है, इसमें जो है आप ऐड करके लिख सकते थे। शिक्षक के महत्व को परिभाषित कीजिए, शिक्षक का क्या महत्व होता है और क्यों जरूरी है, इसके बारे में आप खुद एक शिक्षक बनने वाले हैं तो आप इसको आसानी से लिख सकते थे। उसके बाद से कक्षा में शिक्षक की भूमिका पर प्रकाश डालिए। कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है कि आप सभी को जो है सही डायरेक्शन में आप सभी को सारी चीजें पढ़ाई जाए, और कौन सा बच्चा कोई शरारती तो नहीं कर रहा है या किसी को ऐसा तो नहीं है जिसको समझ में नहीं आ रहा है, तो उस पर प्रकाश डाला जाए, इसके बारे में आप आसानी से ऐसे आप लिख सकते थे। उसके बाद से आते हैं अपने 35 नंबर क्वेश्चन पे, शिक्षण में लर्निंग कार्नर की महत्व भूमिका बताइए। लर्निंग कार्नर आप सभी जानते हैं कि शिक्षण में जो है लर्निंग कार्नर क्या होता है। विद्यालय में जो है एक कोना होता है जिसमें जो है आप सभी के लर्निंग मटेरियल सारे रखे रहते हैं, उसी को लर्निंग कार्नर भी कहते हैं। या किसी कोने में जो है आप लिख सकते हैं, जो भी चीजें लिखते हैं उसको लर्निंग कार्नर कहते हैं। न्यूपा के कार्य लिखे, आप इसको भी आसानी से लिख सकते हैं। डाइट की संरचना पर प्रकाश डालिए। डाइट में जो है 7 प्रकार के कार्य संरचना होते हैं, इसको आप आसानी से लिख सकते थे। प्रबंधन एवं प्रशासन में क्या अंतर होता है, आप इसको भी आप लिख सकते थे। प्रबंधन करने वाला कोई और होता है और प्रशासन जो है उस पर लागू करे वही होता है। मतलब नियम बनाने को प्रबंधन कहते हैं और उसको जो है लागू करने वाले को प्रशासन कहते हैं। क्रियान्वयन करने वाले को आप ऐसे लिख सकते थे कि ग्राम शिक्षा समिति के उद्देश्य लिखे, इसको भी आप आसानी से लिख सकते हैं क्योंकि आप गांवों से बिलोंग करते भी होंगे। कुशल शिक्षक के गुण का वर्णन कीजिए। यहाँ पे कुशल शिक्षक कौन होता है उसके बारे में आप इसको अच्छी तरीके से लिख सकते थे, और मुझे लगता है कि मुझे बताने से बेहतर आप आसानी से आप लिख पाएंगे। आप सभी का पेपर जो है बहुत ही नॉर्मल पूछा गया था। मैंने आप लोग को सुबह ही कमेंट करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप लोग को बता दिया था कि आज दोनों पेपर जो है बहुत ही आसान आएंगे, आप सभी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और आपके सामने देख सकते हैं आप सभी के दोनों पेपर जो है बहुत आसान है। बाकी कोई और अपडेट होती है आप सभी के रिजल्ट संबंधित या यूपी डिलेट या पीएनपी कार्यालय संबंधित, सबसे पहले मैं आप सभी को अपने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप लोग को शेयर कर देता हूं। इस वीडियो को अपने हर एक भाई बहन के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी अपने आगे पढ़ाई बहुत बेहतर से बेहतर तरीके से करते रहिए। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।